हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है विज्ञान के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और ये जो 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उन्हें 2021 बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है और उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये है वीडियो का पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कब चलता है? तो रोज रात 8 बजे चलता है। तो 8 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? यहां पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है लेबोजियर ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है सोरेनसन ने। तो यहां पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, तो सोरेनसन ने किया, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? यहां पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहां पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न की सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है। ए ऑप्शन है एल्कोहल में, बी ऑप्शन है मिट्टी के तेल में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है HCl में। तो यहां पे आपको बताना है कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है, यानी सोडियम धातु को कहां रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न की पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। यहां पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है, तो कैसे लगाया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इसकी ऊंचाई मापकर, बी ऑप्शन है वार्षिक वलयों को गिनकर, सी ऑप्शन है शाखाओं की संख्या गिनकर, डी ऑप्शन है नहीं निकाला जा सकता। तो यहां पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है, तो कैसे लगाया जाता है, तो वार्षिक वलयों को गिनकर लगाया जाता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। यहां पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है केल्विन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है कूलाम। तो यहां पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न की कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर की कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है जंतुओं कोशिका में, बी ऑप्शन है पादप कोशिका में, सी ऑप्शन है जलीय जीव के कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो जो कोशिका भित्ति होता है ये पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
7 नंबर प्रश्न है कि मायोपिया से तात्पर्य है, यहां पे आपको बताना है कि मायोपिया से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष से, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष से, सी ऑप्शन है रतौंधी से, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद से। तो यहां पे आपको बताना है कि यहां पे बताना है आपको कि मायोपिया से तात्पर्य है, तो मायोपिया से किसे तात्पर्य है, तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह भी साथ में आपको याद रखना है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है। ए ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण से, बी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण से, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण से, डी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। तो यहां पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहां पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ये जो 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहां पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो 7 रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये इंद्रधनुष बनता है इसमें बाहर कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो इंद्रधनुष होता है उसके अंदर कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है लवण, सी ऑप्शन है भस्म, डी ऑप्शन है लवण एवं जल। तो यहां पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पीछे से आने वाली वाहनों को देखने के लिए मोटर कार में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहां पे उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है यहां पे समतल दर्पण, सी ऑप्शन यहां पे सी, और ये रहा यहां पे डी। सी ऑप्शन है यहां पे अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है यहां पे उत्तल लेंस। तो यहां पे आपको बताना है कि पीछे से आने वाली वाहनों को देखने के लिए मोटर कार में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर केवल रहता कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है यहाँ पे एल्कोहल, डी ऑप्शन है आसुत जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की सीने बार किसका अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर की सीने बार किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है पारा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीने बार किसका अयस्क है, तो सीने बार पारा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है नरम लोहा का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है इस्पात का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थाई चुंबक यहाँ पे देखिए इस्पात का बना होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो नरम लोहा का बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ए ऑप्शन है खुली वक्र, बी ऑप्शन है बंद वक्र, सी ऑप्शन है आयताकार, डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो यहां पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न के सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर की सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की सभी अम्ल में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
कि जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी स्टील क्या है, मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो स्टील होता है ये लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है और स्टील में जंग नहीं लगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जंगरोधी स्टील। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। यहां पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरण से, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो यहां पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है तो किससे होता है, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है ओजोन परत, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सिलिकॉन का, बी ऑप्शन है क्रोमियम का, सी ऑप्शन है यूरेनियम का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न की ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर होगा, बी ऑप्शन है मोतियाबिंद होगा, सी ऑप्शन है बुखार होगा, डी ऑप्शन है खून की कमी होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो त्वचा कैंसर होगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस की, बी ऑप्शन है अवतल लेंस की, सी ऑप्शन है समतल लेंस की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न की ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। यहां पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है वाट। 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होती है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, बी ऑप्शन है ओटू ग्रंथि से, सी ऑप्शन है अधिवृक्क से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि से होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न की सीएनजी में कौन कौन अवयव होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीएनजी में कौन कौन अवयव होते हैं। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी में कौन कौन अवयव होते हैं, तो मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है, यानी इसमें से सभी होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी में सबसे अधिक क्या होता है, तो मीथेन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर।
33 नंबर प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है। यहां पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट दोनों, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट है, इसे आपको याद रखना है। जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद जरूर कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है। यहां पे आपको बताना है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहां पे आपको बताना है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि डेनमार्क को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेनमार्क को कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्योगों का देश, बी ऑप्शन है खनिजों का देश, सी ऑप्शन है पवनों का देश, डी ऑप्शन है जल विद्युत का देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेनमार्क को कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहां पे पवन चक्कियां सबसे अधिक होती हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नारंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो किस कारण से दिखाई देती हैं, तो इसी क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है नाइक्रोम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है परिवहन, सी ऑप्शन है पोषण, डी ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे आपको बताना है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो गैसों का आदान प्रदान करना तथा वाष्पोत्सर्जन करना, यही क्या होता है, रंध्रों का मुख्य कार्य होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। ए ऑप्शन है संश्लेषण, बी ऑप्शन है दहन, सी ऑप्शन है विघटन, डी ऑप्शन है परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो विघटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है आक्सीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अनाक्सीय श्वसन में, सी ऑप्शन है किण्वन में, डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो आक्सीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आक्सीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है। ए ऑप्शन है कोलकाता,
बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है पुणे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाती है, तो बेंगलुरु कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है। 43 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामेल, सी ऑप्शन है मज्जा गुहा, डी ऑप्शन है अस्थि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न की सबसे कठोर खनिज कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है हीरा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है, तो सबसे कठोर खनिज कौन सा है, हीरा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग का जितना प्रश्न छूट गया है तो प्लीज उसे शुरू से फिर से आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन है प्रोटीन की, बी ऑप्शन है कार्बनिक लवण की, सी ऑप्शन है ग्लूकोज एवं वसा की, डी ऑप्शन है जल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो जल की सबसे अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ए ऑप्शन है हिपैरिन, बी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये ऑक्सीजन का वाहक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हमारा रक्त होता है वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है यहाँ पे लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है CFC, बी ऑप्शन है एस्रोल, यहाँ पे सी ऑप्शन है ओजोन छिद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहते हैं, तो ओजोन छिद्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन परत में छिद्र किसके कारण से हो रहा है, तो CFC गैस के कारण से हो रहा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है बाढ़ से, बी ऑप्शन है दूध से, सी ऑप्शन है नदी से, डी ऑप्शन है खनिज तेल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न की ओम के नियम में कौन अचर राशि है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ताप, सी ऑप्शन है धारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, तो ताप क्या है, अचर राशि है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये था 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और उसमें लड़ने की
100% संभावना है, गारंटी है। और ये था वीडियो का पार्ट 3। वीडियो का पार्ट 1 में भी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं और पार्ट 2 में भी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 150 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। और आपको यहाँ पे 350 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाना है, गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर ये 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2021 में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। पूरा विज्ञान में आप लोग 40 में 40 लाइएगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आप लोग इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो, और इसका पार्ट आएगा तो उसे भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिए। और ये रहा आपका होमवर्क, और होमवर्क का जवाब सभी लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। यहां पे देखिए डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।